तो देखो रेंज डोमेन से संबंध बहुत सारे क्वेश्चन अभी बताना था। एक जो लिमिट में ये इस तरह वाला था, कौन वाला? लिमिट एक्सटेंड टू 0 फिर रूट वाला। हाँ बताओ वाला क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंड टू 0 1 प्लस एक्स अंडर रूट में, हाँ 1 प्लस एक्स -1 अपॉन एक्स अपान एक्स। रेशनलाइजेशन कर दो न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर में रूट हो तो न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर में रूट हो तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का रूट वाला टर्म और बिना रूट वाले टर्म के बीच में जो साइन है उस साइन को बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 तो रूट ऑफ क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स माइनस 1 है अपान एक्स, तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 का ऊपर नीचे ऐसे, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 तो यहाँ देखो a माइनस बी ए प्लस बी, हाँ तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एक्स, ये क्या लिख दोगे रूट 1 प्लस एक्स और प्लस 1, रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा। एस टेंड टू 0 तो 1 प्लस एक्स बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, रूट ये होगा 1 प्लस एक्स और प्लस 1, 1 1 कट गया। लिमिट एस टेंड टू 0 एक्स अपान एक्स रूट 1 प्लस एक्स और प्लस 1, एक्स एस भी कट गया। लिमिट एस टेंड टू 0 1 अपान रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो क्या होगा एस के स्थान पे 0 रख दो तो रूट 1 प्लस 0 प्लस रूट 1, तो 1 रूट 1 का है 1 है और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है, तो 1/2 ये आंसर आ गया, लिख लो। तो सर जैसे वहाँ पे 1 का स्क्वायर कर रहे हैं वहाँ पे साइन चेंज होगा कि नहीं? नहीं तो ये 1 माइनस लगा है फिर 1 का स्क्वायर है, ऐसा नहीं है कि -1 का स्क्वायर है। जब -1 में ब्रैकेट लगा हो स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो माइनस लगा है फिर 1 का स्क्वायर है। आज तो छुट्टी होगी स्कूल में ना। चलो तो अभी वह जितने क्वेश्चन हमको बताना है तो पढ़ाते रहेंगे अभी, ये नहीं कि अभी घंटे नहीं तो देखता। क्वेश्चन ये है डोमेन रेंज से संबंधित क्वेश्चन है रिलेशन एंड फंक्शन से। तो लेट ए ऑफ बी ए बी द सबसेट ऑफ be the subset of z cross z, z cross z defined by f is equal to, इस प्रकार से डिफाइंड है ए बी कामा ए प्लस बी सच दैट ए बी बिलोंग इन जेड, ए बी बिलोंग इन जेड। तो इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, क्या जेड से जेड में यह फंक्शन है? क्वेश्चन मार्क। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर सॉल्यूशन, your solution। let a is equal to 0 b is equal to 1, तो यहाँ पे यदि a is equal to 0 लेते हैं b is equal to 1 तो यहाँ पे ए बी और a प्लस बी जो ऑर्डर्ड पेयर है तो क्या बन जाएगा, a के स्थान पे 0 लिख दें, 0 × 1 और 0 + 1, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बच गया 0 और 1 बन गया कि नहीं। लेट a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 2 ले लें, तब भी क्या लिखेंगे 0 × 2 और 0 + 2, तो क्या होगा 0 और 2 आ गया। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ के 0 का इमेज 1 पर भी बन रहा है, 0 का इमेज 2 पर भी बन रहा है, तो यूनिक इमेज नहीं बन रहा, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 और 1 बिलोंग इन एफ,
और 0 और 2 बिलोंग इन एफ, दोनों एफ के मेंबर हैं, ठीक है। क्लियरली इट सेम एलिमेंट्स 0 देयर इज डिफरेंट इमेज 1 एंड 2, तो क्या लिखोगे? क्लियरली इट्स सेम एलिमेंट 0 देयर एंड डिफरेंट इमेज, देयर एंड डिफरेंट इमेज 1 and 2, 1 and 2, therefore f is not a function, f is not a function, यह फंक्शन नहीं है। फंक्शन कब होता है? जब यूनिक इमेज बनता है f के द्वारा। तो 0 एलिमेंट का इमेज 1 पर भी बन रहा है और 0 एलिमेंट का इमेज 2 पर भी बन रहा है रिलेशन f के द्वारा। जैसे 0 एलिमेंट का इमेज कहाँ पर बन रहा है? 1 पर भी, या 0 का इमेज 2 पर भी बन रहा है f के द्वारा। तो f एक रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। ये दिखा देना ऐसे, f 0 का इमेज 1 पर भी बन रहा है और 0 का इमेज 2 पर बन रहा है रिलेशन f के द्वारा, इसलिए रिलेशन f फंक्शन नहीं है, रिलेशन f फंक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है कि लेट a इज इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13, 9 है। अच्छा नहीं लिख पाए थे तो क्या लिख दिए थे? क्लियरली इट सेम एलिमेंट 0, सेम एलिमेंट 0 देयर and different image 1 and 2, so f is not function, f is not a function। ऐसे बना लें डायग्राम, ये 0 है और ये 1 है या 2, 0 का इमेज 1 पर भी बन रहा है और 2 पर भी बन रहा है रिलेशन f के द्वारा, इसलिए रिलेशन f फंक्शन नहीं है। लेट a इज इक्वल टू 1, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 12, 13 ऐसे, एंड f फ्रॉम a to n be defined by fn is equal to the highest prime factor of n, the highest prime factor of n, find the range of f, find the range of f। तो यहाँ पे सेट ए का देखो, सेट ए की ये एलिमेंट 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ रखो, तो मान लो 9 रखोगे तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, तो हाईएस्ट 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बताओ, यानी 9 कौन प्राइम नंबर से कटती है? 3 से, ठीक है। 9 3 से कटती है और 3 प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि 3 1 से कटती है और 3 से कटती है, इसके अलावा और किसी नंबर से नहीं कटती, ठीक है। तो ये आपके सदस्य जो होंगे यहाँ पे लिखे लेते हैं पहले सलूशन। तो हम पहले सेट ए का 9 एलिमेंट रखते हैं n के स्थान पे। एफ एन इज इक्वल टू आपके पास था द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो यहाँ पे एफ एन के स्थान पे लिखते हैं पहले 9, द हाईएस्ट प्राइम
फैक्टर ऑफ 9, तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 होगा कि नहीं। अब एफ 9 के स्थान पर 10 लिखो, तो लिखोगे द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा है? हाँ 2, तो 2 से वही बड़ा तो 5 है। 10 भी है पर 10 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 5 प्राइम नंबर है। 5 से कटता है और अथवा 1 से कटता है ना, और किसी नंबर से नहीं कटता। तो क्या लिखेंगे यहाँ? 5। बड़ा से बड़ा लिखना है ना, है हाईएस्ट का मतलब बड़ा से बड़ा प्राइम फैक्टर। एफ यहाँ 11 रखेंगे तो 11 का प्राइम फैक्टर क्या है? 11 किस नंबर से बड़ी नंबर बताओ जो 11 से, जिस नंबर से 11 कटता हो। 11 खुद से कटेगा और नहीं। हाँ द हाईएस्ट 11 होगा। द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11, तो 11 बड़ी से बड़ी संख्या 11 से कटता है और किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो 11 का बड़ा से बड़ा प्राइम फैक्टर 11 होगा। फिर 12 का बड़ा से बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा होगा? 12 का बड़ा से बड़ा प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3 से कटेगा 12, और बड़ा से बड़ा है। 6 से भी कटेगा, लेकिन 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो 12 6 से कटता है, लेकिन 6 12 से कटता है, लेकिन 12 भी कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो जिससे 12 कटता हो वो प्राइम नंबर भी हो? 3। द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12, तो यहाँ पे 3। अब 13 किससे कटेगा? 13 के अलावा और किसी से कटते नहीं है। द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13, तो 13 होगा। द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13 इज इक्वल टू 13 तो एफ के सदस्य क्या हुए? 9 का इमेज क्या बना? 3। 10 का इमेज 5 पर बना, 11 का इमेज 11 पर, 12 का इमेज 3 पर, 13 का इमेज 13 पर। तो एफ के सदस्य क्या हो गए? ये मीडियम ब्रैकेट के अंदर लिख लो 9, 3, 10, 5, 11, 11, फिर क्या होगा? 12, 3, 13, 13। तो फर्स्ट कंपोनेंट है एफ के फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन कहलाता है डोमेन, और सेकंड कंपोनेंट का कलेक्शन कहलाता है रेंज। एफ के फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन कहलाएगा डोमेन। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट कौन है? 9, 10, 11, 12, 13, ये डोमेन हो गया एफ का। और रेंज क्या होगा? 3, 5, 11, 3, 13। तो जो रिपीट हो उसको छोड़ दोगे तो 3, 5, 11, 13। 3 तो 2 बार आ चुका है, तो डोमेन ऑफ एफ तो ये हो जाएगा फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन, और रेंज ऑफ एफ सेकंड कंपोनेंट का कलेक्शन। ठीक है, तो लिखते हैं, लिख लिया ऊपर का, ऊपर क्वेश्चन लिख चुके हो। तो डोमेन ऑफ एफ, रेंज पूछा है ना, तो रेंज ऑफ एफ कलेक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑफ एफ, कलेक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एफ। तो यहाँ पे क्या होगा? कौन कौन है? 3, 5, 11, 3, 5, 11, फिर 3, तो 3 दोबारा नहीं लिखते हैं सेट में, 13 ऐसे। तो ये हो गया रेंज, रेंज लिख देते हैं ब्रैकेट में ऐसे एफ, रेंज ऑफ एफ, ये आ गया रेंज ऑफ एफ। फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन डोमेन कहलाएगा, सेकंड कंपोनेंट का कलेक्शन रेंज कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ
एफ एक्स इज इक्वल टू बाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी अपान सी एक्स माइनस ए ऐसे दिया है। देन प्रूव दैट एफ बाई इज इक्वल टू एक्स, एफ बाई इज इक्वल टू एक्स, ये प्रूव करना। तो गिवन बाई इज इक्वल टू क्या दिया है, ए एक्स माइनस बी अपान सी एक्स माइनस ए, सी एक्स माइनस ए, ठीक है। तो इसका नीचे एक लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इससे एस की वैल्यू निकाल लो। तो क्या करोगे, बाई के अंदर मल्टीप्लाई, तो सी बाई एक्स या सी एक्स बाई ए बाई ए एक्स माइनस बी। अब एस की वैल्यू निकालना है तो एस वाले टर्म को इधर ले आओ, सी एक्स बाई माइनस ए एक्स ए बाई माइनस बी। तो सी बाई माइनस ए कॉमन, एक्स इज इक्वल टू ए बाई माइनस बी। तो एक्स इज इक्वल टू ए बाई माइनस बी सी बाई माइनस ए, सी बाई माइनस ए। अब देखो यहाँ पे, देखो आपके पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी अपान सी एक्स माइनस ए। तो एस के स्थान पे बाई रख देंगे तो क्या होगा, ए बाई माइनस बी अपान सी बाई माइनस ए, ये हो जाएगा ना। एस के स्थान पे बाई रख देंगे तो यही आएगा ना। तो यहाँ देखो ना, ए बाई माइनस बी और सी बाई माइनस ए, तो इसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, एफ बाई, कि नहीं। एस के स्थान पे बाई रख दिया जाए तो यही आ जाएगा, ये वाला। तो ये किसकी वैल्यू है, एफ बाई की, कि नहीं। तो एस इज इक्वल टू एफ बाई, ठीक। तो एस इज इक्वल टू एफ बाई तो प्रूव भी करना था, एस इज इक्वल टू एफ बाई implies एफ बाई इज इक्वल टू एस, एफ बाई इज इक्वल टू एस, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। लिख लो इसको। अगला क्वेश्चन ये है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन, then so that number first एफ वन अपान एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, और दूसरा एफ वन अपान एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपान एफ एक्स। तो गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन। तो एफ वन अपान एक्स, तो एक्स के स्थान पे वन अपान एक्स लिख दो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिख दो, वन अपान एक्स। तो वन अपान एक्स माइनस वन और वन अपान एक्स प्लस वन। इसके नीचे एक लिखो, इसके नीचे एक एलसीएम लो, एलसीएम आया एक्स, तो वन माइनस एक्स, एलसीएम आया एक्स, तो वन प्लस एक्स, एक्स कट गया, तो वन माइनस एक्स अपान वन प्लस एक्स। एक्स प्लस वन। अब देखो एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन के स्थान पे एफ एक्स लिखा जा सकता है कि नहीं, देखो ना, एस के स्थान पे वन अपान एस रख के सिंप्लीफाई किया तो ये आया, इससे माइनस कॉमन ले लेते, एस माइनस वन अपान एस प्लस वन बचा। तो देखो एस माइनस वन अपान एस प्लस वन किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की, और ये माइनस रहेगा ही, तो इसको क्या लिख देंगे, माइनस एफ एक्स। तात हो गया एफ वन अपान एस इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये प्रूव हो गया। इम्प्लाइज एफ वन अपान एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।
एस के स्थान पे क्या लिखना है, -1/s अब लिखना है। अभी क्या लिखे थे, एस के स्थान पे 1/s लिखे थे ना, रिप्लेसिंग x by 1/x -1/x। इन इक्वेशन फर्स्ट तो एफ एस के स्थान पे -1/x, तो -1/x -1/(-1/s + 1, तो 1/x + 1, इसके नीचे 1 लिख लो, s आ गया, तो -1 + x, और ये क्या होगा, वन प्लस एक्स -1/x, एक्स कट गया, -1 + x अपान x -1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं -x + 1 अपान x -1, और s + 1 का ऊपर नीचे भाग दे दो, s + 1 है तब ऊपर भी भाग दिए, s + 1 का नीचे भी s + 1 का, तो ये इससे कट गया, तो -1/s -1/s + 1, x + 1, तो -1/fx, -1/fx तो आ गया, देखो प्रूफ, लिख लो इसको, ऊपर वाला लिख चुके हो क्या? अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच the function fx is equal to 3x square minus 1 and gx is equal to 3 minus x are equal। इन दो फंक्शन इक्वल हो तो s की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन, ये और ये इक्वल फंक्शन हो, इक्वल फंक्शन fx इज इक्वल टू जी एस, इसका मतलब, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन fx इज इक्वल टू जी एस, दोनों को इक्वल फंक्शन कर देते हैं और s की वैल्यू निकालते हैं। तो fs के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 1, gh के स्थान पे 3 माइनस x, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 तो -4 इज इक्वल टू 0, 3 चौक 12 -12 के दो फैक्टर करो, -12 के दो फैक्टर क्या होंगे, 4 गुणे -3, और 4 और -3 जोड़ोगे तो +1 नहीं आएगा, 4 और 3 को जोड़ोगे तो +1 आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x और -4 इज इक्वल टू 0। तो s कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 3s + 4, नहीं रहा है, वहीं पे कहीं दाएं बाएं रखा होगा, 3x + 4, तो यहाँ पे s - 1 इज इक्वल टू 0। नंबर लिख दो लल्ला, थोड़ी सी नहीं पता, नहीं है तभी मैं, क्यों नंबर कौन मांग रहा है, अरे तब हम लगा तो आएंगे तो मिल जाएंगे।
3x इज इक्वल टू -4, तो s इज इक्वल टू -4/3, s इज इक्वल टू 1, हेंस x इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू -4/3, ये आंसर आ गया। दोनों फंक्शन को इक्वल करके तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व कर दो फैक्टराइजेशन मेथड से। फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये सब क्वेश्चन जो इस केंद्रीय विद्यालय में पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं वे क्वेश्चन हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट, f(x) इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 - cos x। दूसरा ये है f(x) इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x। ऐसे वी हैव द फंक्शन। फर्स्ट नंबर देखते हैं, फंक्शन तो f(x) इज इक्वल टू क्या है 1/रूट ऑफ 1 - cos x। ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा? जब डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना हो, है ना। ये 0 के इक्वल ना हो तभी ना डिफाइंड हो, 0 होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो जिस पर फंक्शन डिफाइंड होता है वही कहलाता है डोमेन ना। तो फॉर द फंक्शन टू बी डिफाइंड, फर्स्ट नंबर, फॉर द फंक्शन टू बी डिफाइंड denominator should not be equal 0, that is 1 - cos x is not equal to 0। तो cos तो 1 इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू cos x। तो इसको cos x इज नॉट इक्वल टू 1, तो cos x इज नॉट इक्वल टू 1 के स्थान पे cos 0 लिख सकते हो, cos 0। एक फार्मूला पढ़े हो कि cos x इज इक्वल टू cos अल्फा होता है, तो x इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा काम 0 कर रहा है, तो x इज नॉट इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। तो x की वैल्यू 2n पाई है, n बिलोंग इन z, फॉर ऑल n बिलोंग इन z। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू नहीं होगी, इस वाली फंक्शन, इस पर फंक्शन नॉन डिफाइंड हो जाएगा और पूरी रियल नंबर होगी। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन इसको छोड़कर डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r माइनस रियल नंबर में से इसको निकाल दोगे, किसको, 2n पाई सच दैट n बिलोंग इन z। ऐसे इन एलिमेंट पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि ये n की वैल्यू ये जब रखी दी जाएगी 2n पाई तो इसका मान इन्फिनिटी 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 तो क्या हो जाएगा इसका इन्फिनिटी, तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे s की वैल्यू ये नहीं होगी, कहने का मतलब कि डोमेन में s के स्थान पे ये भर नहीं होगा, बाकी सब होगा, पूरा रियल नंबर होगा। क्योंकि s के स्थान पे जब ये वैल्यू रख देंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 होगा तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं रहेगा। तो जिस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता वह डोमेन का सदस्य नहीं कहलाता। तो यहाँ लिखा गया पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन ये वैल्यू को छोड़कर। ये वैल्यू एक ठो नहीं है, बहुत सारी वैल्यू हैं,
n के स्थान पे कोई इंटीजर रख दो, n के z के स्थान n के स्थान पे 1 रख दोगे तो 2 पाई रख दोगे s के स्थान पे, तो cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती 1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा। अब n के स्थान पे 2 रख दो, 2 भी तो इंटीजर है, तो 2 दूना 4 पाई, तो 4 पाई भी यहाँ रखो तो cos 4 पाई का मान भी 1 होगा, तो 1 - 1 तो क्या होगा 0, 1 - 1 तो 0, तो 1/0 तो इन्फिनिटी नहीं हो गया, तो इस पर भी फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अब n के स्थान पे क्या रख दो 3, तो 3 दूना 6 पाई, तो cos 6 पाई का मान भी 1 होता है, तो 1 - 1 तो क्या होगा 1/0 तो इन्फिनिटी। तो जो z की कहने का मतलब कि z की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 कोई भी इंटीजर रखेंगे इसमें, तो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो रियल नंबर में से इन वैल्यू को घटा दोगे, तो रियल नंबर के सेट में से इन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देने से जो सेट बनेगा वो सेट कहलाएगा इस फंक्शन का डोमेन, ठीक है, अर्थात तो उन पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है। जैसे मान लो अभी n की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, ये n की वैल्यू 1 2 3 4 ले रहे हैं ना, तो n की वैल्यू 1 2 3 जब 4 ले रहे हैं तो इसके अलावा शेष वैल्यू रियल नंबर में तो बहुत सारी वैल्यू है ना, रियल नंबर तो 1/2 भी है, 1/3 भी है, 1/4 भी है, लेकिन हम n की वैल्यू 1 2 3 ले रहे हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू जब 1 लेंगे 2 लेंगे तो उस पर फंक्शन डिफाइंड रहेगा, 1/2 लेंगे 1/3 लेंगे n की वैल्यू, 1/5 लेंगे फंक्शन यहाँ पे। तो कहने का मतलब कि पूरी रियल नंबर में इन एलिमेंट को छोड़कर, कौन एलिमेंट को, 2 पाई को 4 पाई को 6 पाई को 8 पाई को, इन वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, क्योंकि इन वाली वैल्यू पर इन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, ठीक है। तो रियल नंबर में तो पूरा क्या है -∞ से इन्फिनिटी तक की नंबर है ना, तो बहुत सारी नंबर जो बच जाएंगी वे सब क्या होंगी, डोमेन के सदस्य होंगी। डोमेन का मतलब क्या होता है, जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो, इन्फिनिटी ना हो, ठीक है। तो रियल नंबर के हर एक पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड होगा इन पॉइंट को छोड़कर, क्योंकि इन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, ठीक है। क्योंकि यहां पे रखो ना s के स्थान पे क्या रख दोगे 2 पाई, तो cos 2 पाई का मान क्या होता है 1, cos 4 पाई का मान भी 1, cos 6 पाई का मान भी 1, cos यानी इवन नंबर वाला कोई भी हो, 2 4 6 यहाँ पे 8 10 14 88 98 102, तो जितने इवन नंबर s के पहले रखा जाएगा वे सब पर फंक्शन की वैल्यू 1 रहेगी, तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, तो क्या हुआ इन्फिनिटी। तो रियल नंबर के सेट में से इन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो सेट बचा रहेगा वो फंक्शन का क्या कहलाएगा, डोमेन। और रूट वाले के लिए क्या होता है, रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं आनी चाहिए, नहीं फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मान मतलब क्या हुआ, इसका मान या तो 0 होना चाहिए अथवा 0 होगा तब भी फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ये सिर्फ पॉजिटिव पर डिफाइंड होगा, पॉजिटिव पर। लिख ले इसको, ये वाला, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। f(x) = 1/√(x + mod x). For the function to be defined, denominator should not be equal, should not be equal to 0, तो वो x + mod of x is greater than 0। जब फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी तभी फंक्शन डिफाइंड होगा, है ना। तो mod of x is greater than -x, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू क्या होगी, इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव, तो यहां लिखो इट इज ट्रू फॉर ऑल आर पॉजिटिव। देखो हम निगेटिव पर डिफाइंड क्यों नहीं हो, इफ s = -5, तो यहाँ लिखा है -5 का मॉड इज लेस देन -5, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, -5 का मान तो 5 होता है, अब -5, तो यहाँ 5 के इक्वल है, लेकिन यहाँ लिखा है 5 बड़ा है 5 से, तो ट्रू है क्या? तो s की वैल्यू जब निगेटिव लेते हैं तो ट्रू कंडीशन नहीं आता, इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। तो पॉजिटिव पर ट्रू होगा इफ s इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो 5 का मॉड 5 रहेगा, और ग्रेटर देन यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे माइनस लिखोगे और 5, तो 5 का मॉड 5 रहेगा, तो 5 बड़ा है -5 से, तो ये ट्रू है, 5 बड़ा है ना -5 से, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो ये कंडीशन ये ट्रू बनी रहे, ऐसी s की वैल्यू का कलेक्शन डोमेन कहलाएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तभी ट्रू रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तभी ट्रू रहेगा, निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ये रिलेशन ट्रू नहीं रहेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू का कलेक्शन कहलाएगा इस फंक्शन का डोमेन, ठीक है। जब हम s की कोई पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तब इसका जो ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी, एंड अदर कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं रहेगी, तो फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा, ठीक है। सो डोमेन ऑफ fx, सो डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू r पॉजिटिव, r पॉजिटिव। Find the range of following function. Number first, fx is equal to 11 minus 7 sin x. दूसरा fx is equal to 13 minus 3 cos x. fx is equal to 3 plus 2 cos x. fx is equal to 4 plus 3 sin x. ऐसे फंक्शन का रेंज कैसे निकालेंगे? कहाँ रखी? अच्छा वहाँ रखी है। तो देखो पहला नंबर लेते हैं। देख फ़ोन तो कोई नहीं लगा दिया कि वीडियो कट गया हो, एयरप्लेन मोड में लगा देते हैं, नहीं तो पता चला कि इतना इम्पोर्टेंट चीज़ बन लिखवा रही है, फ़ोन आ गया तो कट गया। तो देखो साइन एस हो चाहे कास एस हो, साइन एस की वैल्यू -1 और 1 के बीच होती है और कास एस की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, फॉर द रेंज ऑफ fx लेट y इज इक्वल टू fx मानते हैं पहले, y इज इक्वल टू fx, ठीक है। बट वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन एस की वैल्यू -1 और 1 के बीच होती है, -1 इज लेस देन साइन एस इज लेस देन आर इक्वल 1। साइन एस की वैल्यू -1 और 1 और कास एस की वैल्यू भी ऐसी होती है ना। तो साइन एस कास एस वाला आया और रेंज निकालना है तो यहीं शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब बीच में क्या लाने की कोशिश करेंगे ये, ठीक है। तो क्या करें, साइन एस के पहले किसकी जरूरत है, 7 की, तो 7 का गुणा कर दो सब में,
तो -1 गुणे 7 इज लेस देन 7 साइन एक्स इज लेस देन 7 इंटू 1। ठीक है, 7 का गुणा हर एक पद के साथ कर दिए। अब क्या करना है, 7 के पहले क्या चाहिए, माइनस, तो माइनस का गुणा सबके साथ करोगे, तब माइनस का गुणा करोगे तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, ये लेस देन आर इक्वल है तो क्या हो, ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख दें, या पहले एक बार लिख लेते हैं, 7 इज लेस देन 7 साइन एक्स इज लेस देन ये 7। अब क्या करना है, से माइनस करना है, तो माइनस का गुणा सब में करो, तो -7 इंटू -1 इज ग्रेटर देन -1 इंटू 7 साइन एक्स इज ग्रेटर देन -1 इंटू 7। -1 का गुणा सब में कर दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -7 -1 तो 7 हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल, तो -7 साइन एस हो गया इज ग्रेटर देन, तो -7 हो गया। अब क्या चाहिए, -7 के पहले 11 जोड़ना पड़ेगा, सब में 11 जोड़ना पड़ेगा, तो 7 + 11 इज ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या होगा, 11 - 7 साइन एक्स इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 11 - 7 सब में 11 जोड़ दिए, तो 11 और 7 18 हो गया, ग्रेटर देन 11 - 7 साइन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल, 11 से 7 निकाल दो तो 4। ठीक है, अब छोटी संख्या को पहले लिखो, बड़ी संख्या को बाद में। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसका मतलब 4 और 18 के बीच मान है, 4 और 18 के बीच इसका मानना है, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 इज लेस देन 11 - 7 साइन एक्स इज लेस देन आर इक्वल 18। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, 4 इज लेस देन, ये क्या हो गया, एफ एक्स इज लेस देन 18, तो 4 इज लेस देन बाई इज लेस देन आर इक्वल यहाँ 18, तो बाई का मान 4 और 18 के बीच आएगा, फलन का मान 4 और 18 के बीच आएगा। तो रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4 और 18 इंटरवल, ये आंसर हुआ। वहाँ पे वो -1 लेस देन साइन एक्स, तो माइनस लाना था 7, तो माइनस से भर के गुणा कर दो, चाहे -1 कर दिए ताकि समझ में आए, वैसे माइनस से भर के गुणा। सबसे ऊपर जो साइन एक्स वाला है, हाँ, इसका ये तो साइन इसका रेंज -1 और 1 के बीच होता ही है, क्योंकि साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा हाइपोटेनस से। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, आप जानते भी हो कि साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। आप किसी का मान निकालोगे तो इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, चाहे किसी के 1 करोड़ का मान भी निकालोगे तो 1 से छोटा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, और साइन -90 का मान क्या होगा, साइन -90 का मान -1 हो गया, तो -1 और 1 के बीच होता है। अब जैसे मान लो साइन 30 का मान निकालोगे तो साइन 30 का मान 1/2 आ गया, साइन 45 का मान 1/√2 आ गया, साइन 60 का मान √3/2 आ गया। तो -1 और 1 के बीच सब मान आएंगे। थीटा के स्थान पे कोई वैल्यू रखो, चाहे 1 अरब 1 करोड़ कुछ भी रखो, पर साइन जब लग जाएगा तो उसका मान -1 और 1 के बीच ही रहे। सबसे बड़ा मान क्या होता है साइन का, 1 होता है, और सबसे छोटा -1 होता है, और बाकी सब -1 और 1 के बीच रहेंगे। चाहे थीटा का मान कुछ भी रखो आप, 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ अरब 2 अरब कुछ भी रखो, अब उसके पहले साइन लगा दोगे तो उसका मान -1 और 1 के बीच आएगा। ठीक है, जैसे कहा डॉक्टर मोहन यादव का रेंज क्या है, तो कहोगे एमपी, वो एमपी में कुछ कर सकते हैं, या हरियाणा में जाके कुछ नहीं कर सकते भी। ठीक है, मोदी जी का रेंज क्या है, चीन थोड़ी है, चाइना, इंडिया है, वो इंडिया में कुछ कर सकते हैं लेकिन दूसरे देश में नहीं कर सकते। तो उनका एरिया क्या है, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच आ सकती है, न -1 से छोटी आएगी और न 1 से बड़ा। 1 से बड़ा आना इसका मतलब दूसरे देश में कब्जा। तो रेंज उनका सीमा कहां तक है साइन एस की, -1 से 1 तक, वही रेंज कहलाएगा। तो जब साइन एस की सीमा -1 और 1 के बीच है तो यह बताना है कि 11 - 7 साइन एस की सीमा कहां से कहां तक होगी। तो यह पता चल गया कि 4 से 18 के बीच होगी, 4 से 18 के बीच। हम s के स्थान पे चाहे कुछ भी मान रखेंगे इसमें, पर उसका मान 4 और 18 के बीच कुछ आएगा। चाहे हम s के स्थान पे 120 रखें, चाहे 360 रखें, चाहे कोई भी एंगल रखें, पर उसका मान जो आएगा 4 और 18 के बीच रहेगा।
दूसरा नंबर जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 13 माइनस 3 कास एक्स, तो कास एक्स के बारे में भी वही नियम, कास एक्स का मान भी -1 और 1 के बीच होता है साइन एक्स का, और बाकी का नहीं जानते, सिर्फ साइन एक्स और कास एक्स का भी जानते, tan का कोई पता रहता नहीं है। तो वी नो दैट -1 इज लेस देन कास एक्स इज लेस देन आर इक्वल 1। अब आपका मकसद क्या है, बीच में क्या आ जाए, ये लाना आपको गोल है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला काम क्या है, कास एक्स के पहले 3 का गुना करेंगे, तो सब में 3 का गुना कर दो, तो -1 गुणे 3 इज लेस देन 3 कास एक्स इज लेस देन 1 गुणे 3, तो -3 इज लेस देन 3 कास एक्स इज लेस देन 3। अब क्या करना होगा, माइनस का गुना करना पड़ेगा ना, 3 कास एक्स के पहले माइनस है, तो माइनस का गुना सब में करोगे, तो -3 गुणे -1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल -1 गुणे 3 कास एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल, तो -1 गुणे 3, तो ये क्या होगा 3 इज ग्रेटर देन -3 कास एक्स इज ग्रेटर देन -3, ठीक है। अब -3 कास एक्स तो है, अब 13 सब में जोड़ दो, तो 13 + 3 इज ग्रेटर देन 13 - 3 कास एक्स इज ग्रेटर देन 13 - 3, तो 13 3 16 इज ग्रेटर देन, ये एफ एक्स हो गया ना, इज ग्रेटर देन 13 से 3 निकल गया तो 10, तो एफ एक्स का मान 10 और 16 के बीच होगा ना, तो 10 को पहले लिख दिया जाए, छोटा मान है तो क्या लिख दें इसको, 10 इज लेस देन एफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल 16, तो रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 10 और 16, 10 और 16। ये आ गया। तीसरा में देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 3 + 2 cos x, तो यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट -1 इज लेस देन cos x इज लेस देन आर इक्वल 1। अब क्या करेंगे, cos x के पहले 2 लाना है, तो 2 का गुना सब में कर दो, 2 cos x इज लेस देन आर इक्वल 1 गुणे 2। अब देखो -2 इज लेस देन 2 cos x इज लेस देन, यहाँ पे 2। अब देखो cos x के पहले माइनस का गुना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ प्लस है, तो 3 जोड़ भर दो आप, तो चिन्ह नहीं बदलेगा यहाँ, वहाँ तो माइनस का गुना हुआ था इसलिए चिन्ह बदला था, ठीक है ना। यहाँ माइनस का गुना किए थे ना, तब चिन्ह बदल गया था, माइनस का गुना नहीं किया तो चिन्ह वही रहेगा। इसमें अब जोड़ क्या देना है 3, तो -2 + 3 इज लेस देन 3 + 2 cos x इज लेस देन 3 + 2, तो 3 से 2 निकला तो क्या आएगा 1 इज लेस देन 3 + 2 cos x के स्थान पे एफ एक्स लिख सकते हैं, इज लेस देन 5, तो क्या होगा 1 इज लेस देन बाई भी लिख सकते हैं, या एफ एक्स लिखे रहो, बाई भी लिख सकते हो, एफ एक्स भी लिख सकते हो। इसका मतलब बाई का मान किसके किसके बीच है, 1 और 5 के बीच। तो रेंज ऑफ एफ एक्स, तो क्लोज इंटरवल 1 से 5, क्लोज इंटरवल 1 से 5। range of fx let y is equal to fx is equal to 4 + 3 sin x. So we know that -1 is less than sin x is less than r equal 1. अब क्या करेंगे, sin x के पहले 3 का गुना करो, -1 गुणे 3 इज लेस देन 3 sin x इज लेस देन 1 गुणे 3, तो -3 इज लेस देन 3 sin x इज लेस देन 3। अब 4 सब में जोड़ दो,
तो 4 माइनस 3 लेस देन 4 प्लस 3 साइन एक्स इज लेस देन 4 प्लस 3। 4 से 3 निकाल दो तो 1 इज लेस देन 4 प्लस 3 साइन एक्स इज लेस देन 7। तो 1 और 7 के बीच होगा ना ये एफ एक्स, तो 1 इज लेस देन एफ एक्स इज लेस देन 7। तो क्या लिख सकते हैं, इधर का लिख चुके, इधर का है? हाँ से लिख। तो इसको क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज 1 इज लेस देन y इज लेस देन आर इक्वल 7। रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स क्लोज इंटरवल 1 से 1। फाइंड दी, ये क्वेश्चन को पिछले साल गैप में बताए थे केंद्रीय विद्यालय वाले लड़कों को, तो यही आ भी गया था। फाइंड दी डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 साइन 2 माइनस साइन 3x, ये 2 माइनस साइन 3s। ये क्वेश्चन आया था पिछले साल केंद्रीय विद्यालय में 2024 में। इसका डोमेन और रेंज निकालने के लिए आया था। देखो वैसे एनसीईआरटी के लिए ऑल इन वन जो होती है ना, तो ऑल इन वन जो किताब आती है हरियंती की है सब विषय की ना, तो पिछले 10-20 सालों में जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं वो सब क्वेश्चन एग्जाम्पल में दे देता है भी, ठीक है। तो आइडिया रहती है, उन्हीं क्वेश्चन को तैयार किए रहोगे तो वही आए रहता है, ये आपको आ जाए कौन कौन कैसे किस लेवल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप जब ब्राह्मी पहुँच जाना तो वो ऑल इन वन सब विषय खरीद लेना, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ का भी, ठीक है। वो क्वेश्चन तो हम वैसे भी सब करवा देंगे, पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का भी होना चाहिए ऑल इन वन सब विषय का, क्योंकि वो जो पेपर सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं 20 सालों में वो सब दे दिए रहे, मिला दिए जाते हैं। ऑल इन वन उसका नाम है, सब कुछ एक है किताब में। हाँ एरियंत वाली, हम इसकी 6वीं क्लास की तक ले आए हैं मैथ की, और 9 से 12वीं तक ले आए हैं जो पढ़ाते हैं। तो ये ऑल इन वन में दिए था ये क्वेश्चन, पता था बच्चा बताए गैप में वो आ भी गया था। देखो दिख रही है ना, तो वही है अब क्वेश्चन, इसीलिए समझाए हैं, तो अभी अब समझ में आ जाएगा। हाँ रहने दोगे, तुम पढ़ो चलो। तो साइन 3s हो चाहे साइन s हो चाहे साइन cos s हो चाहे साइन 4s हो चाहे 8x हो, कुछ भी हो, उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच होती है। तो शुरुआत कहां से करेंगे, वी नो दैट -1 इज लेस देन साइन 3x इज लेस देन r इक्वल 1। साइन s की वैल्यू -1 और 1 के बीच होती है फॉर ऑल x बिलोंगिंग r। s के स्थान पे चाहे हम कोई भी वैल्यू रखें, s के स्थान पे 30 अंश रखें, चाहे 40 अंश रखें, चाहे 1000 रखें, चाहे 2000 रखें, चाहे s के स्थान पे कोई भी रियल नंबर रखें, साइन यदि लग गया है तो उसका मान -1 और 1 के बीच होगा, ठीक है। अब आपका मकसद क्या है कि साइन 3s के पहले माइनस लाना ना है, तो माइनस का गुणा सब में करेंगे, यानी -1 का गुणा कर दो चिन्ह बदल जाएगा कि नहीं। तो -1 गुणे -1 ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन r इक्वल माइनस साइन 3x इज ग्रेटर देन -1 गुणे 1। तो क्या होगा, 1 इज ग्रेटर देन माइनस साइन 3x
इज ग्रेटर देन -1, ये आ गया। अब -sin 3s है तो क्या लिखते हैं, 2 जोड़ना है सब में, तो 2 सब में जोड़ दो, तो 1 धन 2 इज ग्रेटर देन 2 -sin 3x इज ग्रेटर देन 2 जोड़ दो, 2 -1, तो 3 इज ग्रेटर देन 2 -sin 3x इज ग्रेटर देन 1, ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसको पहले लिख सकते 1 इज लेस देन 2 -sin 3x इज लेस देन r = 3, ये आ गया। 2 -sin 3x का मान 1 और 3 के बीच होगा। तो जानते ना हो कि जब 2 -sin 3x का मान 1 और 3 के बीच होगा तो कभी ऋणात्मक आएगा ही नहीं, कभी शून्य आएगा ही नहीं। 1 और 3 के बीच शून्य होता ही नहीं है। संख्या रेखा में देखो ना, संख्या रेखा में तो 0 तो यहाँ है, फिर क्या आएगा, 1 आएगा, फिर आएगा 2, तो 1 और 2 के बीच, ये 1 और 2 के बीच इसका मान आएगा 2 -3 sin s का मान, ठीक है। तो जब आपको पता चल गया कि 2 -sin 3s का मान 1 और 3 के बीच है, तो 1 और 3 के बीच तो शून्य होता ही नहीं है ना, शून्य होता ही नहीं है, तो इसका मान तो किसी हालत में शून्य आएगा ही नहीं। तो 1/0 तो होने का चांस है नहीं कि फंक्शन परिभाषित ना हो, ठीक है। जैसे मान लो यहां से बात पता चली ना, सुनो कि 2 -sin 3s का मान 1 और 3 के बीच है, तो संख्या रेखा में 1 और 3 के बीच में 0 है ही नहीं। अभी यदि आया होता कि -1 से 2 तो उसमें 0 भी शामिल रहता, पर आया तो नहीं है कि -1 से 2 या -1 से 5, तो -1 तो इसका मतलब इसका मान 2 -sin s का मान, s के स्थान पे कोई भी रियल नंबर रखोगे तो उसका मान क्या आएगा, 1 और 3 के बीच आएगा। तो 1 और 3 के बीच तो कोई शून्य है ही नहीं ना संख्या रेखा में, तो इसका मान क्या रहेगा, 1 और 3 के बीच, 1 और 3 के बीच क्या रहेगा, हो सकता है 2 रहे, 2.5 रहे, 2.7 रहे, 2.9 रहे, 2.9, तो 2.9 का उल्टा करोगे तो 1/2.9, तो उसका मान इन्फिनिटी आएगा क्या, नहीं आएगा। वो यहां पे इसका मान जब शून्य आने का चांस रहता तब 1/, इसको कर देते तो 1/0 आता तो इन्फिनिटी हो जाता। तो इस फंक्शन का, इस फलन का मान तो किसी हालत में इन्फिनिटी आएगा नहीं, रियल नंबर का चाहे कोई भी एलिमेंट रखा जाए। तो फंक्शन का डोमेन क्या होगा, फंक्शन का डोमेन उन सभी मानों का कलेक्शन, पूरी रियल नंबर होगी। पर रेंज क्या होगा, रेंज के लिए इसका उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि बटे में ना चाहिए 2 -sin s। तो यहां पे देखो डोमेन के लिए क्या करना है, डोमेन का मतलब यह होता है कि s के उन मानों का कलेक्शन जिसके संगत फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट हो, इन्फिनिटी ना हो। तो ये फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी कब हो सकता है, जब ये 0 हो। तो जी इसका मान तो आपको पता हो गया कि 1 से 3 के बीच है, तो 1 से 3 के बीच 0 होता ही नहीं है। तो इसका मतलब हर एक रियल नंबर पर ये फंक्शन डिफाइंड है, ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं जिस पर फंक्शन इन्फिनिटी हो, ठीक है। क्योंकि हम s के स्थान पे 0 भी रख देंगे तब भी इसका मान 1 और 3 के बीच आएगा। s के स्थान पे 0 भी रख देंगे तो इसका मान किसके किसके बीच आएगा, 1 से। फॉर ऑल x बिलोंग इन R, फॉर ऑल x बिलोंग इन R का मतलब यह हुआ कि रियल नंबर के हर एक सदस्य पर इसका मान 1 और 3 के बीच आएगा। तो जब 1 और 3 के बीच आएगा तो 1 में 1 से 3 के बीच कोई भी वैल्यू रखो, 1 से 3 के बीच कौन कौन वैल्यू लिख सकते हैं, मान लो 1.1, 1.2, 1.3, तो 1/1.1 का मान क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा। 1/1.2 आएगा तो इसका मान भी इन्फिनिटी नहीं हुआ, 1/1.3 आएगा तब भी इन्फिनिटी नहीं हुआ, 1/2 तब भी इन्फिनिटी नहीं हुआ, 1/2.9 आया तब भी इन्फिनिटी नहीं है। तो हर एक वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आ रही है। तो s के स्थान पे चाहे हम कोई भी रियल s की वैल्यू कुछ भी रखें, चाहे 0 भी रख दें, तब भी इसका मान 1 और 3 के बीच ही आएगा। तो जब 1 और 3 के बीच आएगा तो फंक्शन की वैल्यू तो किसी हालत में इन्फिनिटी आने का चांस है ही नहीं। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन पूरी रियल नंबर होगी, रियल नंबर का कोई सदस्य को छोड़ना नहीं है। क्यों, क्योंकि हम s के स्थान पे कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो इसका मान 1 और 3 के बीच आ रहा है, और 1 और 3 के बीच में 0 कंटेन ही नहीं होता है ना। तो ये फंक्शन डिफाइंड कब नहीं होता, जब इसका मान 0 होने का चांस रहता, और 0 होने का चांस है ही नहीं, क्योंकि इसका मान हम देख चुके हैं, परीक्षा चेक करके देख चुके हैं कि इसका मान 1 और 3 के बीच आ रहा है। तो जब इसका मान 1 से 3 के बीच आ रहा है तो इसका मान 1/1 से 3 के बीच की वैल्यू कुछ रखोगे तो इन्फिनिटी किसी हालत में नहीं आएगा, 1/0 होता तब आ सकता था। तो यहां तो 1 और 3 के बीच में 0 है क्या, संख्या रेखा में देखो 1 से 3 के बीच में 0 है ही नहीं।
तो s के स्थान पे कोई भी रियल नंबर रखेंगे, s के स्थान पे कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो इसका मान 1 से 3 के बीच आएगा, इसलिए फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर r होगा। ठीक है, इट मीन्स डोमेन ऑफ, इट मीन्स डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू रियल नंबर, बस रियल नंबर पूरा। रियल नंबर को और लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x सच दैट s बिलोंग इन r, हो गया, x बिलोंग इन r माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन s इज लेस देन इन्फिनिटी, ऐसे। चाहे आर भर लिख दोगे तभी सही रहेगा, इसको लिखो चाहे ना लिखो, आर भी सही है। ठीक है, अब ये तो आ गया, अब इसको उल्टा करते हैं। फॉर द रेंज ऑफ एफएक्स, फॉर द रेंज ऑफ एफएक्स लेट बाई इज इक्वल टू एफएक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस साइन 3x, 2 माइनस साइन 3x। ठीक है, अब यहां पे देखो अभी आया है 2 माइनस साइन 3x, हमको लाना है रास्ते में 1 अपान, इसको करना है ना, तो 1 अपान लाने के लिए तब ना एफ एस लिखेंगे उसके स्थान पे, इसके स्थान पे तो एफ एस नहीं लिख सकते, बाई भी नहीं लिख सकते, जब 1 बटे ये आ जाएगा तब लिख सकते हैं बाई या एफ एक्स। ठीक है, तब क्या किया जाए, उल्टा कर दिया जाए दोनों का, इसके बटे में 1 लिख लो, इसके बटे में 1 लिख लो, इसके बटे में 1 लिख दो, तो सबको उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, चिन्ह भी उल्टा हो जाएगा। तो 1 का उल्टा 1 ही ना होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, इसका चिन्ह उल्टा कर दो आप ऐसे, ये क्या होगा 1 अपान 2 माइनस साइन 3x इज ग्रेटर देन 1 अपान 3, 1 अपान 3। 1 और 1/3 में छोटा मान कौन है, 1 और 1/3 में तो 1/3, 1/3, तो छोटा मान पहले लिख लेते हैं, तो 1/3 इज लेस देन 1/2 माइनस साइन 3x इज लेस देन 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1/3 लिखोगे इज लेस देन, इसके स्थान पे एफ एस लिख सकते हैं अब ना, 1 अपान 2 माइनस साइन 3x के स्थान पे एफ एस लिखा जा सकता है, तो लिख दिया एफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल 1। तो 1/3 इज लेस देन, इसी के स्थान पे बाई भी लिख सकते हैं जी, तो बाई का मान किसके किसके बीच आएगा, 1/3 और 1 के बीच आएगा, तो वही होगा रेंज। तो रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स, तो क्या लिख दोगे, क्लोज इंटरवल 1/3 कामा 1, ऐसे। ठीक है, जाओ अभी कुछ क्वेश्चन और कल फिर बताएंगे, एक डिमार्गन्स लॉ फर्स्ट चैप्टर का सिद्ध करेंगे, स्ट्रेट लाइन का रिवीजन करते रहना, स्ट्रेट लाइन जितने बताए हैं उन्हीं में सब आ जाएंगे। परपेंडिकुलर इमेज का कैसे निकालते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म का, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ओरिजिन किसी पॉइंट से किसी लाइन पर ड्रा किया परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालते हैं, जो सब बताए गए हैं उनको तैयार कर लो, सब उन्हीं में से आएंगे। फीस के बारे में बोले थे पापा को, तो क्या बोले हैं, बोले 1-2 दिन में कर देंगे। चलो ठीक है।